गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। इसमें अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलीमर्स यानी बहुलक। बहुलक के बारे में काफ़ी कुछ बच्चों को जानकारी है। जो रासायनिक रूप से हम इसके बारे में पढ़ना चाहें तो बहुलक वे मॉलिक्यूल्स हैं, वो पदार्थ हैं जिनमें कि कई सारे अणु एक साथ आपस में जुड़े होते हैं। इन अणुओं की संख्या हजारों में होती है। ये बहुलक कहलाते हैं, जिनमें कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा कई सारे छोटे छोटे अणुओं को मिला करके एक बड़ा अणु बनाया जाता है, जो बहुलक कहलाता है। और इसमें अणुओं की कई हजार इकाइयाँ साथ में होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एथिलीन का जो बहुलक है वो इस तरह से लिखा जाता है। एथिलीन का बहुलक, इसमें हम N लगाते हैं। N का तात्पर्य ये जो CH2 यूनिट्स हैं ये कई सारी नंबर में हैं, और इसका जो बहुलक है वो पॉलीथीन कहलाता है, या हम रासायनिक अभिक्रिया में इसे पॉलीएथिलीन भी कहते हैं। यहाँ पर जो N का मान है वो 10,000 से भी अधिक, अर्थात ये जो यूनिट है वो 10,000 से भी अधिक होती है, तो इन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। अब ये पॉलीमर कई तरह के हो सकते हैं। पॉलीमर में एक ही प्रकार के अणु कई सारी संख्या में हो सकते हैं, या एक से अधिक प्रकार के अणु मिक्स होकर के कई संख्या में एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। अब ये जो अणुओं का जुड़ना है ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये रेखीय भी हो सकता है, ये दो दिशाओं में भी हो सकता है, और ये तीनों दिशाओं में XYZ डायरेक्शन में भी, यानी 3 दिशाओं में अणु आपस में जुड़ करके क्लस्टर सा बना सकते हैं। बहुलीकरण की 2 विधियां हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली है योगात्मक बहुलीकरण, अर्थात इसमें 2 अणुओं का पूर्णतया योग होता है। इसमें से किसी प्रकार का कोई अणु या परमाणु बाहर नहीं निकलता, जिसे हम योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। और दूसरा बहुलीकरण होता है संघनन बहुलीकरण। इस संघनन बहुलीकरण में कोई अणु उस बहुलक के, उस पॉलीमर के बनने के साथ में बाहर निकलता है। ये अणु जल का भी हो सकता है, ये अणु अल्कोहल का भी हो सकता है, ये अणु अमोनिया का भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि कौन कौन से अणु आपस में संयोग कर रहे हैं। उसे कहते हैं हम संघनन। संघनन से तात्पर्य उस मॉलिक्यूल में से किसी अणु का बाहर निकल जाना है। पॉलीमर बनते वक्त कोई अणु बाहर निकल जाता है। तो योगात्मक बहुलीकरण हम सबसे पहले देखते हैं। इसके भी 3 प्रकार हैं। योग किन किन प्रकारों से इन मॉलिक्यूल्स का हो सकता है? पहला है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा है धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण, और तीसरा है ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। तो मुक्त मूलक अभिक्रिया में जब योग होता है उससे पहले अलग अलग पदों में ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। जो पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया है उसके कई छोटे छोटे से पद होते हैं। पहला पद वो होता है जिसे हम कहते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप, जो अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पद होता है। उसके बाद दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन, जो अभिक्रिया को आगे बढ़ाता रहता है। और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन, जो कि अंत में जो चेन बन रही है उसको रोकने का कार्य करता है। इस रोकने के कार्य में कई सारे इनहिबिटर्स जो अभिक्रिया को रोकते हैं वो भी प्रयोग में लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, जिसमें कि मुक्त मूलकों का विभिन्न पदों में योग होता है। तो पहला स्टेप इसमें है श्रृंखला का आरंभ करना। इस श्रृंखला को आरंभ करने के लिए कोई ऐसा पदार्थ डाला जाता है जो कि मुक्त मूलक को जनरेट करे, मुक्त मूलक को इनिशिएट करे। यहाँ हम देख सकते हैं हमने लिया है बेंजोइल परऑक्साइड, और जैसा कि हम जानते हैं परऑक्साइड H2O2 यदि है तो वो OH फ्री रेडिकल देता है। यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड है तो ये यहाँ पर बेंजोइल मुक्त मूलक बना देता है। अब क्योंकि ये मुक्त मूलक दिखाई दे रहा है आपको, ये अस्थाई हल्की कुछ मात्रा में अस्थाई होता है, इसके लिए ये तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके फिनाइल मुक्त मूलक बना देता है। ये देख रहे हैं। इसी तरह से हम और कई प्रकार के मुक्त मूलक बना सकते हैं जिनका कार्य होता है आगे अभिक्रिया को इनिशिएट करना या शुरू करना। ये मुक्त मूलक किसी अन्य अभिक्रिया को शुरू करा देगा जो कि बहुलीकरण की अभिक्रिया होगी।
इसी तरह से दूसरा मुक्त मूलक हम देखें, हमने ये लिया है एजोबी ऑक्साइड ब्यूटेरॉन निट्राइल। ये यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये वीक होता है और ये यहाँ से टूट जाता है, तो हमें इस तरह से मूलक मिलता है। ये भी अभिक्रिया को प्रारंभ कराने का काम करता है। इसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वो भी अभिक्रिया को प्रारंभ कराने का कार्य करेगा। इसके बाद ये पहला पद था जिसमें कि हम मुक्त मूलक को बनाते हैं। इसके बाद में दूसरा जो पद है वो श्रृंखला संचारण का पद या चेन प्रोपोगेशन कहते हैं इसे हम। वो पद होता है जो किसी और जो मुक्त मूलक बन चुका है वो किसी और स्थायी अणु पर अटैक करके और नए मुक्त मूलक बनाता जाता है और पुराने मुक्त मूलकों का उसमें योग होता जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमने कोई एक मुक्त मूलक हमने ले लिया है, यहाँ पर आप देखें मुक्त मूलक है और हमने एक अणु लिया है एल्काइल एथीन। अब कोई भी एल्काइल एथीन पर इस तरह से अभिक्रिया होती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर इस तरह से इसका योग हो जाता है और उसके पश्चात एक और नया मुक्त मूलक बन जाता है। तो ये चेन आगे से आगे चलती रहती है। दूसरा मॉलिक्यूल हमने एल्कीन का ले लिया, वो इस पर आकर के जुड़ गया और फिर एक नया मुक्त मूलक बन गया। इस तरह से ये मुक्त मूलक बनने की अभिक्रिया चेन की तरह आगे से आगे चलती जाती है, यानी नए से नया मुक्त मूलक बनता जाता है और अणु बड़ा होता जाता है। अब कहीं अगर इस अभिक्रिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, सपोज 10,000 जुड़ गए, हमें लगता है कि हमारा बनने वाला पॉलीमर अब सफिशिएंट है, हमें इससे ज़्यादा इसमें और अणु नहीं जोड़ना है, तब उसके बाद में हम उसमें श्रृंखला का समापन पद इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा मूलक डालते हैं जो कि युग्मन की अभिक्रिया दिखा दे। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे सपोज आर है, कोई एल्काइल समूह है, आर इज एल्काइल, इसको हमने इनिशिएटर डाल करके कोई भी मुक्त मूलक डाल करके हमने पहले मुक्त मूलक बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल HOOH हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस पर जब प्रकाश गिरता है लाइट, तो ये मुक्त मूलक में टूट जाता है। OH फ्री रेडिकल प्लस OH फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल अब क्या करता है, किसी एक अणु, सपोज हम देखते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर जब इस OH का प्रहार होता है फ्री रेडिकल का, तो फर्स्ट स्टेप में ये जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा RCH और CH2। अब ये नया यहाँ पर मुक्त मूलक बन जाएगा। इस मुक्त मूलक पे फिर पुनः ये ही मॉलिक्यूल ऐड किया जाए तो एक नया मुक्त मूलक बनेगा और इसी तरह से ये चेन चलती रहती है। अब जब हमें इस अभिक्रिया को रोकना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो रिएक्टिव मुक्त मूलकों की आपस में अभिक्रिया करा देते हैं। जैसे जो बना था वो मुक्त मूलक था RCHOH CH2, ये मुक्त मूलक है, और हमने यही एक और मुक्त मूलक ले लिया RCH CH2, ये एक मुक्त मूलक हमने दूसरा ले लिया। हमें अभिक्रिया को रोकना है तो हम इन दोनों की आपस में क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पर एक बंध बन जाता है। इस बंध बनने के साथ में हर कार्बन की अपनी अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है और अभिक्रिया वहीं पर रुक जाती है। अब ये जो अभिक्रिया है श्रृंखला समापन की, ये भी कई तरीके से हो सकती है। जैसे कि हमने युग्मन करा दिया, यानी हमने दो मुक्त मूलकों को आपस में जोड़ दिया, तो वो चेन वहीं पर रुक जाती है। दूसरा है असमानुपातीकरण, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन हमने करा दिया, तो वो ब्रेकडाउन की वजह से जो मॉलिक्यूल बना है वो यहाँ पर उस अभिक्रिया को रोक देता है। तीसरा है श्रृंखला का स्थानांतरण, यानी हमें अगर इस अभिक्रिया को यहाँ पर रोकनी है तो हम कोई उसमें ऐसा एजेंट डाल देते हैं जो उस अभिक्रिया में जोड़ करके उसको वहीं पर रोकता है और एक ऐसा मुक्त मूलक बनता है जो इस होने वाली अभिक्रिया को आगे नहीं ले जा सकता। तो इस तरह से हम कई तरीके से इस अभिक्रिया को रोक सकते हैं।
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। हमने स्टायरीन की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बहुलीकरण कराया है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कार्बन जो श्रृंखला का स्थानांतरण हुआ है जो हम देख रहे थे लास्ट में, वो किस तरह से हो सकता है कि हमने यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बना करके और उसकी हमने अभिक्रिया करा दी थी। ये फ्री रेडिकल है, ये स्टायरीन है, और ये आगे चेन चलती जाती है। तो इस तरह से ये जो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका तात्पर्य है कि ये आगे काफ़ी लंबा सारा मॉलिक्यूल आगे चलता जा रहा है। इस फ्री रेडिकल को जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ये चेन को स्थानांतरित कर देता है, अर्थात जो फ्री रेडिकल यहाँ होना चाहिए था उसको ये रोक देता है और मुक्त मूलक दूसरा बन जाता है, जो कि इससे जा कर के वापस जुड़ नहीं सकता और अभिक्रिया जो पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया है, पॉलीमर बनने की अभिक्रिया है, वो वहीं पर रुक जाती है। चलिए इसके आगे हम देखें इनहिबिटर्स। कुछ अभिक्रिया को रोकने के लिए, मैंने जैसा पहले डिस्कस किया था, अभिक्रिया को रोकने के लिए हम इनहिबिटर्स का भी प्रयोग करते हैं जो इस अभिक्रिया को वहीं पर रोक सकते हैं। इन्हें हम मंदक या निरोधक या इनहिबिटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजोक्विनोन एक ऐसा पदार्थ है जो अपने साथ मुक्त मूलक की अभिक्रिया करा करके और वहीं पर अभिक्रिया को रोक देता है, जैसा दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो मुक्त मूलक देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये बेंजोक्विनोन है। ये बेंजोक्विनोन इस मुक्त मूलक से अभिक्रिया कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर ये आकर के जुड़ जाता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरह कभी इस स्थिति पर तो कभी इस स्थिति पर आ करके और इसको अनुनाद के द्वारा स्थायी कर देते हैं। और लास्ट में हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी एक फ्री रेडिकल बन जाता है, अर्थात यहाँ पर चेन कैसे रोकी गई है कि जो बेंजोक्विनोन है उसमें फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन का संचार होता है और वो इलेक्ट्रॉन उस पूरे रिंग में अपने आप को अनुनाद के द्वारा स्थायी कर देता है। तो ये अभिक्रिया को रोकने में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चलिए इसके आगे हमने अभी फर्स्ट स्टेप में देखा, हम देख रहे थे, हमने 3 तरह के बहुलीकरण देखने हैं हमें। मुक्त मूलक बहुलीकरण जिसमें योगात्मक, दूसरा धनायनिक और तीसरा ऋणायनिक। मुक्त मूलक जो बहुलीकरण है उसको हमने अभी देखा। इसके पश्चात हम देखेंगे धनायनिक बहुलीकरण, धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण या संकलन भी कहा जा सकता है उसे। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में प्रथम पद में एक धनायन को बनाया जाता है और ये धनायन दूसरे पद में श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक जोड़ता भी जाता है और नए धनायन का निर्माण करता जाता है। और इसके पश्चात लास्ट में समापन में एक धनायन के ऊपर किसी भी एक ऋणायन का अटैक करा के उसको वहीं पर रोक दिया जाता है या उसमें से एक किसी धनायन को बाहर निकाल लिया जाता है जिसकी वजह से अभिक्रिया रुक जाती है। तो इसे हम देखते हैं बहुलीकरण, धनायनिक बहुलीकरण। सबसे पहले इसमें श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद में हम जो माध्यम है वो अम्लीय लेते हैं। इस अम्लीय माध्यम के लिए हम कई लुईस एसिड्स काम में ले सकते हैं, जैसे कि AlCl3, TiCl4, BF3 एट्सेट्रा। ये अम्ल उत्प्रेरक का काम करते हैं और अभिक्रिया को धनायनिक बहुलीकरण को स्टार्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखें, आइसोब्यूटिलीन हमने लिया और हमने माध्यम अम्लीय लिया। तो फर्स्ट स्टेप में ये H+ यहाँ पर से यहाँ जुड़ जाता है और जैसा कि हमारा जो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि H+ इस CH2 पर जहाँ पर पहले हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ जुड़ता है और हमें ये कार्बोनियम आयन मिल जाता है। ये हमारा श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद है। सिमिलरली अगर हम BF3 काम में लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा कैटायन बन जाता है।
ना इसी तरह से अब इसके बाद में ये फर्स्ट स्टेप था हमारा श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। इसके बाद दूसरा पद होता है श्रृंखला का संचरण करने वाला पद, यानी श्रृंखला आगे बढ़ाने वाला पद। सेम मॉलिक्यूल आइसोब्यूटिलीन का वापस इस पर योग करता है और नया मॉलिक्यूल बनता है जिसमें कि दूसरा कार्बोनियम आयन बन जाता है। इसी तरह से आगे ये अभिक्रिया चलती रहती है जब तक कि हम इसको n नंबर से, ये दिख रहा है आपको n नंबर, ये हम यहाँ पर नहीं जुड़ जाते हैं। ये हमारे जो इंडस्ट्रियल लेवल पर इन पॉलीमर्स का निर्माण होता है तो ये उन लोगों उस यूनिट के, उस मशीन के हाथ में होता है, फीडेड होता है कि यहाँ पर जो n नंबर है वो कितना चाहिए। ये प्राप्त करने के पश्चात इस पर इसको रोक दिया जाता है श्रृंखला समापन पद के द्वारा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं बनता जाता है और उसके बाद में चेन बनती जाती है। अब रोकने वाले पद में हम दो तरीके से अभिक्रिया को रोक सकते हैं, या तो हम इस पर किसी ऋणायन का अटैक कराएं जो यहाँ पर इस स्थिति पर जुड़ जाए, या इसमें से हम कोई एक धनायन निकाल लें तो उसकी वजह से यहाँ लास्ट में अंत में आप देखें एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है और वो जो बना हुआ आयन है वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाता, अभिक्रिया यहीं पर रुक जाती है। तो इसे कहते हैं हम श्रृंखला को समापन करने वाला पद। ये हमने देखा धनायन योगात्मक बहुलीकरण था। अब तीसरा इसी में है ऋणायन बहुलीकरण, ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। इस वाली बहुलीकरण अभिक्रिया में पहले पद में एक ऋणायन को जनरेट किया जाता है कार्बनिक पदार्थों के ऊपर और उसके पश्चात उसका हम श्रृंखला संचरण करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ये ऋणायन को बनाने के लिए भी हम कुछ ऐसे पदार्थ काम में लेते हैं जो इस कार्बन की चेन पर ऋणायन या एनायन जनरेट कर दे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने KNH2 के साथ में NH2 जनरेट किया था। ये NH2 जब इस पर अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर एक ऋणायन का कार्बन चेन में इंट्रोडक्शन हो जाता है। ये कहलाता है श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। इसके पश्चात श्रृंखला के संचरण पद में सेम स्टायरीन मॉलिक्यूल लिया गया है और उसको वापस इस पर अटैक कराया जाता है जब तक कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस पर आकर के नहीं जुड़ जाते एक के बाद। फिर नेक्स्ट यहाँ जुड़ जाएगा, फिर नेक्स्ट कार्बन आयन बनेगा उस पर जुड़ जाएगा और इस तरह से ये चेन आगे चलती रहती है। हमें जब श्रृंखला को बंद करना है तो उस स्थिति में हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करा देते हैं। लास्ट में जब नंबर कंट्रोल हो गया, हमें n नंबर सपोज 10,000 मिल गया, उसके बाद में हम इसकी अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एमीन ग्रुप है ये पोटेशियम के साथ में हमें वापस बाहर मिल जाता है और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ लग जाता है और हमें जो एनायन है वो श्रृंखला को रोक देता है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट, अभी हम देख रहे थे योगात्मक बहुलीकरण, अब इसके नेक्स्ट हम देखेंगे संघनन बहुलीकरण अपनी अगली क्लास में।